Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. सो दिस फर्स्ट न्यूज़ व्हाट यू आर सीइंग हियर, आपको दिखाई दे रहे होंगे 14th दलाई लामा। देखिए, याद रखिएगा, जब हम दलाई लामा की बात करते हैं तो ये एक पोजीशन है, एक पोस्ट है जो किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर कन्फर की जाती है। इसको हम बाद में समझेंगे। देखिए, इनको जो एशिया का नोबल कहा जाता है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, वो 1959 में इनको कन्फर किया गया था। हालांकि इसके कन्फर होने के आज 64 साल बाद फाइनली इनको इन पर्सन ये हैंड टू हैंड यहाँ पर डिलीवर किया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड को और दूसरा दलाई लामा के बारे में। चलिए, रैमन मैग्सेसे की बात करें तो ये जो फिलीपाइंस के, रिपब्लिक ऑफ फिलीपाइंस के 3rd प्रेसिडेंट रही हैं, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। इसे नोबल प्राइज़ भी बोला जाता है एशिया का। 1957 में इस्टेब्लिश ये अवार्ड एशिया का प्रीमियर प्राइज़ और हाईएस्ट ऑनर भी बोला जाता है। ये अवार्ड किसी भी एशियाई व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो एशिया से बिलोंग करते हों, उनकी रेस क्या है, क्रीड क्या है, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, इस सब को ध्यान में नहीं रखते हुए ये अवार्ड यहाँ पर कन्फर किया जाता है। 2009 के पहले तक इस अवार्ड को गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमर्जेंट लीडर और अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में दिया जाता था। 2009 के बाद आप देखेंगे ये अवार्ड फाउंडेशन सिलेक्ट करती है अवार्डीज़ को फॉर द फील्ड ऑफ इमर्जेंट लीडरशिप ऑल्सो। अब अगर हम बात करें तो प्रत्येक साल एक सेरेमनी की जाती है मनीला में, फिलीपींस में, जहां पर हर साल 31 अगस्त को इस अवार्ड को दिया जाता है। जो अवार्डीज़ होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मेडेलियन दिया जाता है, एन एम्बोस्ड इमेज ऑफ रैमन मैग्सेसे एंड द कैश प्राइज एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी तक के जो विनर रह चुके हैं इस अवार्ड के, वो रह चुके हैं विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में ये अवार्ड मिला था। मदर टेरेसा 1962 में इस अवार्ड से इन्हें कन्फर किया गया था। देन कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्हें 1966 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे 1967, महाश्वेता देवी 1997। रिसेंट टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल को 2006 में ये अवार्ड दिया गया था। अंशु गुप्ता जो कि गूंज फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं, 2015 का अवार्ड दिया गया था। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बेजवाड़ा विल्सन 2016 और रिसेंटली एंड लास्टली रवीश कुमार को जर्नलिज्म के क्षेत्र में 2019 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं दलाई लामा के बारे में। तो देखिए, जिन दलाई लामा की फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे थे, इनका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज़ दी तेंजिन ग्यात्सो। यही हमारे 14th और करंट दलाई लामा है। हालांकि अभी इसके बाद कोई दलाई लामा यहाँ पर नहीं है। आपको पता है तिब्बत के ऊपर चाइना का कब्ज़ा, और उसी के कारण ये इन्होंने भारत में आके शरण ली थी और भारत ने इनको यहाँ पर शरणार्थी बना लिया था। दलाई लामा की अगर हम बात करें तो तिब्बतन बुद्धिज़्म गेलुपा ट्रेडिशन होता है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा ट्रेडिशन यहाँ पर माना जाता है। सबसे ज़्यादा लोग इसको यहाँ पर फॉलो करते हैं। उसी से ये जो दलाई लामा है, इसका कॉन्सेप्ट आया है। यूजुअली माना जाता है जो दलाई लामाज होते हैं वो मैनिफेस्टेशन होते हैं अवलोकितेश्वरा का, ठीक है, जिनको बोधिसत्व भी बोला जाता है। और आपको पता है बोधिसत्व कौन होते हैं? वे लोग जिन्होंने बुद्धिज्म को प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो दे हैव डिसाइडेड कि वो जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए वापस से इनकारनेशन लेंगे और लोगों को भी बोधिसत्व तक पहुंचाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट ने व्हाट दे डिड, they have initiated on a gig workers welfare board heralds good tiding। अब हमें ये चीज़ समझनी होगी कि आखिर गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, गिग इकोनॉमी की बात करें तो एक लेबर मार्केट है जहाँ पर आपको टेम्परेरी, ठीक है, एक टेम्परेरी रूप से
या फ्रीलांसर्स ऐसा समझ लीजिए, जो कि टेम्परेरी बेसिस पर या फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे वर्क ऑन एनी पोस्ट। फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आप कभी कोई खाना, आपने खाना ऑर्डर किया, राइट, और खाना ऑर्डर करने के बाद आपके पास एक व्यक्ति आ जाता है जो स्विगी से है। तो ये जो कंपनी चल रही है, आप इसे बोल सकते हैं, इसके अंदर ये जो एम्प्लॉय है ये क्या कहलाएगा, आपका गिग इकोनॉमी का पार्ट कहलाएगा, और यही आपके गिग वर्कर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यूजुअली व्हाट कंपनीज डज, कि ये ऐसे व्यक्तियों को जो गिग वर्कर्स होते हैं उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने पास रखती हैं, एक टाइम पीरियड के लिए उन्हें काम कराया जाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति जो गिग वर्कर्स होते हैं उन्हें एक परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा या जो बेनिफिट्स उन्हें दिए जाते हैं वो नहीं यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखेंगे जो पेंशन फंड्स की आप बात कर लीजिए, जैसे भी बेनिफिट्स होते हैं, जो सोशल बेनिफिट्स हमें देखने मिलते हैं, जैसे पेड लीव्स हो जाती हैं, सिक लीव्स हो जाती हैं, कैजुअल लीव्स की अगर हम बात करें, मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करें, ट्रैवल और हाउसिंग अलाउंसेस की बात करें, तो ये सारे बेनिफिट्स ऐसे वर्कर्स को यहाँ पर नहीं दिए जाते, जो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर विवाद का विषय बने हुए थे। अब देखिए, गिग वर्कर्स को यूजुअली एम्प्लॉय नहीं मानने का एक दूसरा कारण भी दिख जाता है हमें, विच इज़ दी मून लाइटिंग। मून लाइटिंग न्यूज़ में आया था जब विप्रो ने अपने बहुत सारे कर्मचारियों को एक साथ बाहर निकाल दिया था, कारण क्यों, वो मून लाइटिंग में इन्वॉल्व थे। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट इज़ मून लाइटिंग। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल वो एक एक्स कंपनी का एम्प्लॉय है एंड दे आर वर्किंग है, और एक वाई कंपनी है। सो यहाँ पर दोनों का टाइमिंग अलग है। सो व्हाट दे विल डू, दिस पर्सन ए वो एक्स कंपनी में भी यहाँ पर काम करेगा, वाई कंपनी में भी यहाँ पर काम करेगा। दैट मीन्स वो एक्स कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होते हुए वाई कंपनी में भी जाकर कोई सर्टेन प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर काम करे। इसी कंडीशन को हम यहाँ पर बोल देते हैं मून लाइटिंग। तो यूजुअली हो क्या रहा था, जो गिग वर्कर्स होते हैं, हालांकि जैसे हमने बोला कि ये फ्रीलांसर्स होते हैं, और फ्रीलांसर्स होने की वजह से ही आप देखिए ये किसी अनुबंध का पार्ट नहीं होते हैं, किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट दी परमानेंट एम्प्लॉय। और यही कारण हुआ कि गिग वर्कर्स ने बोला कि आप हम पर मून लाइटिंग का आरोप नहीं लगा सकते। कारण क्यों, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एप्लीकेशन है डेली नीड्स की पर्पसेस की, हम उनका यूज़ कर रहे हैं, और उनका यूज़ करते हुए हम ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं वेयर वी कैन अर्न मोर। सो हालांकि यहाँ पर हुआ क्या है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये एक बिल प्रपोज करा है जिसमें इनको बोला गया है कि भाई देखिए, इनको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इनको एक वर्कर्स का कैटेगरी आप प्रोवाइड करिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो गिग वर्कर्स हैं, जो कि अभी तक जो जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, चाहे आप कोविड-19 की बात कर लीजिए, ठीक है, आपने देखा होगा, आप ओला उबर की बात कर लीजिए, या आप स्विगी जैसे जगह पे काम करने वाले लोगों की बात कर लीजिए, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना जो गिग वर्कर्स हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का 19% जो कंट्रीब्यूशन है वो गिग वर्कर्स के थ्रू आ रहा है। और इंडिया की बात करें तो 5th लार्जेस्ट, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में 5वें नंबर पर वो गिग वर्कर्स का ही हमें देखने के लिए मिलता है। एज ए रिजल्ट, राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड वन बिल जिसका नाम है गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। सो इसको बहुत अच्छे से वेलकम किया गया है। एक वेलफेयर बोर्ड यहाँ पर बनाया जाएगा, जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें एटलीस्ट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत, जैसे 2020 में आपने देखा है जिसको अमेंडमेंट करके लाया गया था, वो सारे बेनिफिट यहाँ पर देना इंश्योर किए जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात की जा रही है वेब 3 या वेब 3.0 के बारे में। देखिए, यूजुअली थर्ड जनरेशन वेब जो है उसको इस तरीके के बायसनेस उस पर लगाए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं गेमिंग इंडस्ट्री या क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जिन्होंने थर्ड जनरेशन वेब को इंडिया की इकोनॉमी में बताया है कि ये $1.1 ट्रिलियन
का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर करेगा, इनपुट यहाँ पर देगा, और इसकी वजह से इंडिया का जो डिजिटल एसेट है वो आप देखेंगे 2032 तक 2 गुना यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि वेब 3 और वेब 3.0 की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं और इनको एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे जो आर्टिकल बात कर रहा है उसके हिसाब से वेब 3 की जब हम बात करेंगे तो वेब 3 इस्टेब्लिश होता है वेब टैक्स वर्ब्स के लिए, डिसेंट्रलाइज प्राइवेसी ओरिएंटेड ब्लॉकचेन ड्रिवन होता है, क्रिप्टो एसेट फ्रेंडली होता है। लेकिन अगर हम वेब 3.0 की बात करेंगे तो आप एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर पाएंगे। वेब 3.0 अपहोल्ड करता है प्रॉपर्टी सिस्टमैटिक वेब के लिए, जहाँ पर यूजुअली आप देखेंगे इसका जो पूरा पावर होता है वो जनरेट होता है थ्रू द AI, थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हमें अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगी। सो इस तरीके से बोला जा सकता है कि अगर आप वेब 3 की बात करेंगे तो वो एक नॉलेज रिसोर्स के रूप में काम करता है, मोर ऑथेंटिक होता है, क्रिएटिव होता है। लेकिन वहीं वेब 3.0 की अगर हम बात करें तो उनका जो वर्जन होता है वो कहीं ना कहीं रोबस्ट कैपेसिटी या डेटा एनालिटिक फ्रंट के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम एक कंपैरिजन चार्ट को देखें एज पर द ऑथर, तो दिस वे वी कैन डेफिनेटली आर्ग्यू दैट द वेब 3.0 is that will create far better search engine than the web 3 की जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए आगे अगर हम देखें तो इंडिया को यहाँ पे किस तरीके के बेनिफिट हो सकते हैं इससे। देखिए इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है आप देखेंगे आज की डेट में वो वर्ल्ड वाइड उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यहाँ पर यूज़ करें वेब 3 प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए, जो कि एनेबल करेगा हमारे हैंडीक्राफ्ट एंटरप्राइजेस को कि वो सिक्योर करें अपनी इनोवेशंस आइडियाज़ को थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। सो वेब 3 यहाँ पर एक इस तरीके का टूल प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, वो जो आर्टिशियंस हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के बहुत बड़े मास्टर्स हैं, दे कैन इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी। ऑल्सो उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसको यहाँ पर ये प्रोटेक्ट कर सके ताकि भविष्य में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके अंदर इसे ये रजिस्टर करा सके। तो आप देखेंगे इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज या डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इंडिया की जो मेजर डिजिटल पब्लिक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है हमारा, वो लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम कर रहा है। स्पेशली जब बात की जाएगी रूरल इंडिया की या हम रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे वेब 3 यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। चाहे आप जल जीवन मिशन की बात कर लीजिए या आप अटल भूजल योजना जैसे सोर्सेज की बात कर लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट जो डेटा है ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन का कि भाई एक्विफर की कंडीशन क्या है, कंटामिनेशन उसमें कितना हो चुका है, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कितना हो चुका है, या फर्दर यूज़ के लिए कितना प्रपोर्शन आज की डेट में बचा हुआ है, ये भी आपको सारी चीज़ें किसके थ्रू मिलने वाली हैं, वेब 3 के थ्रू मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं यही जो लिमिटेशंस हैं ये ओवरकम कर दी गई हैं बाय दी वेब 3, जिसको हम डिसेंट्रलाइज एनालिटिकल सिस्टम भी बोल रहे हैं। सो वेब 3.0 व्हाट इट कैन डू, इट कैन ऑल्सो यील्ड इनसाइट फ्रॉम लार्जर वॉल्यूम ऑफ कम्युनिटी डेटा, इट कैन जनरेटेड बाय IoT's enabled डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक आई हैव ऑलरेडी मैंशन जल जीवन मिशन। सो इसकी वजह से अगर आप देखें तो अगर हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो इंडिया जो अपनी नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी 2021 ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है, अगर वेब 3 का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने मिलेगा। सो रादर देन गोइंग डिफरेंटली व्हाट इंडिया नीड्स टू डू, एक ऐसी स्ट्रेटेजी हमें लाने की ज़रूरत है दैट शुड सीक टू कंबाइन बोथ द फीचर्स लाइक वेब 3 एंड वेब 3.0, दोनों के फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड किए जा सकें। चलिए तो आगे समझ लेते हैं आखिर ये वेब 1.0, 2.0 और 3.0 होते क्या हैं। वेब 1.0 की बात करेंगे तो हम ये अर्लीस्ट फॉर्म है इंटरनेट का, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने यहाँ पर फॉर्म किया था 1989 में, जो एग्जिस्ट करा है आपको पता है 1991 से लेकर 2005 के पीरियड में हमें दिखाई दिया है। यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, यूजर्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि उनको जो बातें यहाँ पे बोलनी है वो कंटेंट यहाँ पर दे सके। एक लिमिटेड लोगों के लिए एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया गया था।
यूजुअली कोलैबोरेशन जो शब्द हम देखते हैं कि यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप चाहते हैं आप अपनी बात यहाँ पर रखें, तो इस तरीके की कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं थी। वेब 1 के बाद हमें वेब 1.0 देखने मिला, जहाँ पर HTML का यूज़ किया जाने लगा, टेबल ऑफ फ्रेम्स हमारे पास आ गए। इसी के बाद डेवलप होते होते हमने देखा एक डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया जैसे कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए। फिर हम वेब 2.0 की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसका मेजर फोकस था कि नो मैटर, एक हम स्मॉल पीपल के लिए यहाँ पर इसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था कि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल आर यूजिंग वेब सर्विसेज, एंड फॉर दैट वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। सो इंस्टेड ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे पीपल पुश कंटेंट यहाँ पर बनाने का काम करना चाहिए। सो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। आप देखेंगे 2005 के बाद आप स्क्रॉल कर सकते थे, गूगल मैप्स जैसे कॉन्सेप्ट हमारे पास आए, डेटा मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें हमारे सामने आई, ब्लॉगिंग आया, आपने देखा जूम कॉल्स यहाँ पर हमारे सामने आए। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द वेब 2.0, जो वेब 1.0 में चीज़ें मिसिंग थी। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि इंटरफेस मिसिंग था, यूज़र इंटरफेस, वो यहाँ पर हमें देखने मिल गया वेब 2.0 में। वही कम्युनिटी कोलैबोरेशन जो वेब 1.0 में मिसिंग था, उसको यहाँ पर लेकर आया गया, और इसी का कॉन्सेप्ट है वेब 2.0 इज़ द फेज जहाँ पर सोशल मीडिया या सोशल वेब को प्रमोट किया जाने लगा, सो दैट यूजर कैन इंटरेक्ट with their day-to-day activity, what are their perspective। ठीक है, सो जैसे आपने सोशल मीडिया देख लिया, टैगिंग देख लिया, ब्लॉगिंग देख लिया, वोटिंग देख लिया, कमेंटिंग देख लिया, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने मिले वेब 2.0 से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेब 3.0 की। तो इसी को हम रीड राइट एग्जीक्यूट वेब भी बोलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, artificial intelligence and the blockchain system। remember it is very important इसी वेब 3.0 के बारे में, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। सो इसको बिल्ड करना एक कोर कॉन्सेप्ट था, ताकि हम डिसेंट्रलाइजेशन, ओपननेस और टोकन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सके। वाई वी आर सेइंग डिसेंट्रलाइजेशन, सो दैट जो डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्म है वो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाए, ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आए, सो दैट यूजर्स कैन कम, दे कैन इंटरेक्ट, एक ओपननेस हो इकोनॉमी में। तो वेब 3 जो टर्म वेब 3 था, जिसके बाद 3.0 आया, याद रखिएगा, इट वॉज कॉइन्ड बाय द पोल्काडॉट फाउंडर एंड एथेरियम को फाउंडर। आपको पता है एथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। गोविन वुड इन 2015 एंड रेफरिंग टू अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। इसीलिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस हैं वेब 3 पे या 3.0 पे, वो ऐसे लगाए जाते हैं कि ये गेमिंग या क्रिप्टो करेंसी की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। चलिए इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करें। तो देखिए, पहले तो ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे बिलीव किया जा रहा है जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो ओन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा बाय द डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमीज। इसकी वजह से फ़ायदा क्या होने वाले हैं, जो सेंटर या बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जो डेटास पे अपने पंजे गड़ा कर यहाँ पर बैठ जाती हैं और किसी छोटी कंपनी को आगे नहीं बढ़ने देती, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक और डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यहाँ पर प्रपोर्ट किया जाने वाला है, जिसकी वजह से आप देखेंगे क्रिएशन यहाँ पे बढ़ेगी, शेयरिंग यहाँ पर बढ़ेगी, रिजल्टेड इनटू व्हाट, जो सर्च और एनालिसिस है वो कॉम्प्रीहेंशन होगा, कीवर्ड पे सिर्फ यहाँ पर सर्च नहीं देखने हमें मिलेगा। इसमें एक यूबिक्विटी हमें देखने मिलेगी, यहाँ पे 3D ग्राफिक्स और सबटाइटल वेब हमें देखने मिलेगा, ओपननेस देखने मिलेगी। ओपननेस इस मतलब में यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है बाय एन ओपन एंड अवेलेबल कम्युनिटी ऑफ द डेवलपर्स। दे कैन डेवलप, दे कैन पब्लिश देयर डेवलपिंग थिंग्स ईजीली। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें इस पूरे सिस्टम में देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 साल में सबसे बड़ा माओइस्ट अटैक हमें देखने के लिए मिला है। समझना क्या है, क्योंकि 2 साल बाद फिर से माओइज्म या नक्सलिज्म यहाँ पर न्यूज़ में आया है, और यूपीएससी में आप हमेशा देखेंगे कि इस तरह के कॉन्सेप्ट या इससे नक्सलवाद से कोई ना कोई सवाल हमें हमेशा देखने के लिए मिल जाता है, स्पेशली इन दी मेंस एग्जामिनेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लेफ्ट विंग्स
एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद हम समझेंगे कि ये माओइज्म क्या है। चलिए, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समझो तो ये ऑर्गेनाइज होती हैं, जो ग्रुप करती हैं और ऐसी कोशिश करती हैं कि वायलेंट नेचर से या वायलेंट रिवॉल्यूशन की मदद से ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज ला सकते हैं। यूजुअली यू विल फाइंड ये गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आपको देखने मिलती हैं। ये चाहती हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको वायलेंट तरीके से यहाँ पर हम चेंज लेकर आ सकते हैं। तो दीज ग्रुप्स प्रिवेंट द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, the least development region of the country you will see, the people are there who are less literate, they are misguided by the people who keep ignorant current happenings, current changes. So अगर हम इसके ओरिजिनेशन की यहाँ पर बात करें या एक इतिहास को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, तो जो ओरिजिन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, उसको 1967 से ट्रेस किया जा सकता है, जब नक्सलबाड़ी, यहीं से देखिए ये नक्सलवाद शब्द आया है, नक्सलबाड़ी पानशिंडी वेड़े और खोरीबारी जो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई थी, यहाँ से ये शब्द हमारे सामने निकल कर आया। और यही जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जिसे इंडिया में नक्सलिज्म के नाम से या वर्ल्ड वाइड आप अगर बोले तो माओइज्म के नाम से आता है, जो माओ जेडोंग के नाम से बिलोंग करता है। अब देखिए, इन 3 क्षेत्रों से नक्सलिज्म का निकल कर आने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, आप समझिए, जो बेसिक डेवलपमेंट होते हैं इन क्षेत्रों में ये यहाँ पर मिसिंग थे। और क्योंकि आप देखिए मिनरल रिच होने के साथ साथ यहाँ पर जो ट्राइबल बेल्ट था उसे गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा था, नॉट अलोन बाय द गवर्नमेंट, बट आप देखेंगे जो मेन स्ट्रीम इंडिया है वो भी इसको यहाँ पर इग्नोर करेगा। रिजल्टेड इन टू वॉट, एक बहुत बड़ा वॉइड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा किस किस के बीच में, आप देखेंगे एक इनइफेक्टिवनेस यहाँ पर देखने मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ठीक है, गवर्नमेंट के बीच में, और जो यहाँ के लोग हैं उनके बीच में। रिजल्टेड इनटू व्हाट, करप्शन यहाँ पर हाई लेवल पर हो जाएगा। और यहीं पर आप देखिए एक इशू निकल कर आ जाएगा जिसको बोला जाता है यूजुअली जल जंगल ज़मीन, वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड, एक रिवोल्ट के रूप में यहाँ पर निकल कर आएगा, जहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं वो एक्सप्लॉइट होने लगे मिनरल रिच लैंड होने की वजह से, इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर बढ़ने लगा, और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को भी यहाँ पर सरे से नकार दिया गया, और उसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया नक्सलिज्म का। सो जो इनिशियल अपराइजिंग है उन्हें लीड करने वाले कुछ लोग हैं, चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जगल संथाल। ये मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम मार्क्सिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, और इनिशियल जो पीजेंट रिवोल्ट जो इन्होंने किया है वो इनके द्वारा ही लीड किया गया था। 2 साल बाद ही आप 1967 के बाद देखेंगे 1969 का वो टाइम आएगा जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या जिसे हम मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी भी बोलेंगे, ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। हालांकि अगर हम ओरिजिनेशन की बात करें वेस्ट बंगाल में, तो मूवमेंट स्प्रेड हुआ था to the less developed rural region of the southern and eastern India, especially if you will talk about तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो ये ग्रुप बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो चुका है और अलग अलग क्षेत्रों में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलिए इसी के साथ समझ लेते हैं माओइज्म क्या है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक जो कम्युनिस्ट थे माओ जेडोंग, उनके द्वारा लाया गया कॉन्सेप्ट था। ये डॉक्ट्राइन बोलती है कि स्टेट पावर्स को कैप्चर कर लो, कैसे? आर्म्ड इंसर्जेंसी के थ्रू, मास मोबिलाइजेशन के थ्रू और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट है ये कभी आपका भला नहीं करेगी, ये माओइज्म का मानना है। सो माओ कॉल दिस प्रोसेस द प्रोट्रैक्ट पीपल्स वॉर, जहाँ पर जो एम्फेसिस है वो मिलिट्री लाइन पर है टू कैप्चर द पावर। और यहीं से एक और शब्द हमें देखने मिल जाता है यूजुअली रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर के अगर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये वो रीजन है इन द सेंट्रल ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जिन्होंने सीवियर नक्सलिज्म और माओइज्म इंसर्जेंसी को देखा है। वो डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्ट हुई हैं इस तरीके की कंडीशन से, आज के डेट में आप देखेंगे तो पूरर कंडीशन में है, इन्हीं को हम रेड कॉरिडोर की संज्ञा यहाँ पर दे देते हैं। ओके, यूजुअली आप देखेंगे जो हाई ट्राइबल पॉपुलेशन के जो एरिया हैं, जहाँ पर सीवियर कास्ट या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको देखने मिल जाएगी। जैसे आपको इस तरीके की कंडीशन देखने मिलेगी इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास, नदर्न ईस्टर्न रीजन, या स्पेशली इन दी नदर्न फ्रिंजेस ऑफ द तमिलनाडु यू विल फाइंड दिस कंडीशन, जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है नेशनल एवरेज रेट के मुकाबले में। इसी को हम बोल देते हैं रेड कॉरिडोर।
चलिए आगे समझ लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट हमारी किसी तरीके की कोई इनिशिएट ले रही है इसको कर्व करने के लिए। जी हाँ, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमें देखने मिल जाएगा विच इज़ द ऑपरेशन समाधान। ऑपरेशन समाधान की बात करें तो ये अलग अलग शब्द अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे एस। एस स्टैंड फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए स्टैंड फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए स्टैंड फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी स्टैंड फॉर डैशबोर्ड बेस्ड KPIs and the key results area, H for harnessing technology, A for action for each theater and N for no access to financing। इसी के अलावा आप देखेंगे ग्रे हाउंड पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया। इसको रेस किया गया था 1989 में एज एन एलाइट नक्सल फोर्स। ये एलाइट नक्सल फोर्स आंध्र प्रदेश की है, जैसे तैयारी किया गया था टू कॉम्बैट विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसको कंसीडर किया जाता है अभी तक का बेस्ट एंटी नक्सलाइट फोर्स इन द कंट्री। ग्रे हाउंड एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन रहा है जिसने क्या करा, आंध्र प्रदेश के जो बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पर अपॉइंट किया और तेलंगाना जैसे जो क्षेत्र हैं नदर्न फ्रिंजेस ऑफ द तेलंगाना, वहाँ से नक्सलिज्म को ख़त्म करने का काम किया है। इन्होंने ही गुरिल्ला अप्रोच यहाँ पर अडॉप्ट करी और जैसे माओइस्ट जो करते हैं तो इन अ सिमिलर वे दे स्टार्टेड देयर प्रैक्टिस। एक रिगरस ट्रेनिंग यहाँ पर होती थी, ठीक है। जो कमांडोज होते हैं इनको बहुत ज़्यादा तैयार किया जाता था, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से तैयार किया जाएगा और फाइनली आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑपरेशन ग्रीन हट। ऑपरेशन ग्रीन हट इसको स्टार्ट किया गया था 2009 और 10 में। एक मैसिव डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का किया गया था इन दी नक्सल अफेक्टेड एरिया। सो यहाँ पर हुआ क्या था, it was name used by the Indian media to describe the all out offense by the government of India's paramilitary forces and the state forces against the Naxalism। ये ऑपरेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इस अटैक में आप देखेंगे CRPF बटालियन का ऑपरेशन आपको देखने मिलेगा अगेंस्ट दी नक्सल्स। नेक्स्ट इज दी सल्वा जुडू, जैसे सो कॉल्ड पीपल्स मूवमेंट भी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ यहाँ पर पीस हंट किया गया। यहाँ पर ऐसे लोगों को ढूंढा जाने लगा गोंडी ट्राइब डायलेक्ट के, जो यूजुअली फ्यू विलेजेस जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हुआ करते थे वहाँ पर क्या करेंगी, यूजुअली जो बीड़ीज वगैरह बनाई करती थी तेंदुपत्ते की सहायता से, उनको यहाँ पर समझाया गया, इन्वॉल्व किया गया, जिसकी मदद से एक पीपल पार्टिसिपेशन की मदद से आप देखेंगे नक्सलिज्म पर अटैक किया जाएगा। नेक्स्ट इज दी सरेंडर पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, सरेंडर पॉलिसी में यूजुअली अलाउ किया गया कि भाई आप सरेंडर कर लीजिए, इन रिजल्ट गवर्नमेंट विल ऑफर यू सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट। जैसे झारखंड गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 50,000 रुपये देंगे, ठीक है, साथ ही मंथली अलाउंस देंगे 2,000 रुपये का। इसी तरीके से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऑफर किया कि भाई 3 लाख रुपए देंगे अगर आप अपने वेपन सरेंडर दे देंगे। उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपको 10,000 रुपये देंगे। तो इस तरीके की ये चीज़ें की गई सो दैट दे कैन कम। यूजुअली जो लड़ाइयाँ देखिए वो पुअर्टी के कारण है, सो दैट दे कैन कम, और यहाँ पर क्या किया जा सके, इसको ख़त्म करने के बारे में बात की जा सके। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान है 2015 का, उसने भी यहाँ पर मल्टी प्रोन्ड अप्रोच अपनाई है ताकि सिक्योरिटी मेजर्स को चेक किया जा सके समय समय पर, और जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर उनकी सहायता से इसको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए बड़ा अच्छा सा एक आर्टिकल है, हालांकि आप इसका यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में। ऐसे राइटिंग के लिए इस तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। देखिए बात की जा रही है द सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। राइटर कौन है आपके, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन अदर देन बट द ऑनरेबल हामिद अंसारी जी। बात यहाँ पर की जा रही है फ्रेटर्निटी शब्द की। देखिए इन्होंने आर्टिकल की शुरुआत बहुत अच्छे पॉइंट से की है, आपको बहुत सारे की फैक्ट्स यहाँ पर देखने मिलेंगे फॉर द रिवीजन पर्पजेज एज वेल। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस आर्टिकल वेरी ब्रीफली। इन्होंने क्या बोला, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया गया था, सो जो उसका एक जो आइडिया का इनिशियल प्रपोजल था वो दिसंबर 1934 में एम.एन. रॉय ने यहाँ पर सजेस्ट किया था, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट व्यक्ति माने जाते हैं इंडिया में, और इन्होंने एडवोकेट किया एक रेडिकल डेमोक्रेसी को।
हालांकि इसी के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1935 में ये उनका उद्देश्य बन गया था कि हम पूर्ण स्वराज के लिए काम करेंगे। लखनऊ सेशन में इन अप्रैल 1936, जिसे जवाहरलाल नेहरू प्रेसाइड करेंगे, इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया थे अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, जहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड भी कर दी थी। हालांकि इसी के बाद हम देखेंगे कि एक कॉमन ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे जी? एक शब्द लेकर आया गया, फ्रेटर्निटी। अब यही हमें समझना है कि फ्रेटर्निटी क्या है। जी, हम बंधुत्व की बात कर रहे हैं, भाई बंधुत्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेटर्निटी का मतलब एक कॉमन ब्रदरहुड फॉर ऑल इंडियंस की बात कर रहा है। अगर सारे इंडियंस एक होके एक साथ रहेंगे तभी ये जो प्रिंसिपल है इसे फुलफिल किया जा सकेगा। केवल इक्वालिटी, लिबर्टी की बात अकेले नहीं की जा सकती, हमें इक्वालिटी और लिबर्टी के साथ फ्रेटर्निटी की भी बात करनी होगी। ठीक है, क्योंकि नो मैटर हाउ गुड यू आर ड्रेस्ड, ठीक है, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, विश्व बंधुत्व की भावना नहीं है, भाईचारे की यहाँ पर भावना हमें नहीं देखने मिलेगी, तो आप इक्वालिटी और लिबर्टी को यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी इज़ वेरी मच क्लोजली लिंक्ड टू द सोशल सॉलिडारिटी, क्योंकि बिना पब्लिक एम्पैथी के, देखिए पब्लिक एम्पैथी कैसे जुड़ी हुई है, लोगों में आपस में एक दूसरे के लिए भाईचारे की भावना होगी तभी तो आप सॉलिडेरिटी से रह सकते हैं, और जब आप सॉलिडेरिटी से रहेंगे तभी आप इक्वालिटी की तरफ जा सकते हैं, एंड देन ओनली यू कैन अचीव द लिबर्टी ऑल्सो। तो देखिए बहुत अच्छा इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद एक जो मैसेज है 1792 में एक एडिक्ट ऑफ फ्रेटर्निटी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मतलब क्या था? ऑल गवर्नमेंट्स आर आवर एनिमीज, और सारे लोग हमारे दोस्त हैं। तो ये जो शब्द है फ्रेटर्निटी, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। हम इक्वालिटी और लिबर्टी को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन हम फ्रेटर्निटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सो ओनली आचार्य कृपलानी 17 अक्टूबर 1949 में उन्होंने इसके इम्प्लीकेशन पे ध्यान दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई प्रियम्बल की अगर आप बात कर रहे हो, सो द प्रियम्बल वर नॉट ओनली लीगल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल, लेकिन हमारा जो प्रियम्बल है वो मोरालिटी की भी बात कर रहा है, ठीक है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात कर रहा है, और वो मिस्टिकल कंटेंट, like if we want to use democracy only as a legal constitutional and formal device, और या उसके अलावा हम कंट्री की एक ओवरऑल मोरल, स्पिरिचुअल या मिस्टिक डेवलपमेंट की भी बात करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा काम करता है। हालांकि इसके बाद हमने कोई खास काम नहीं किया फ्रेटर्निटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो डेमोक्रेसी जो है, अगर हम फ्रेटर्निटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो यू विल फाइंड कि डेमोक्रेसी विल सून और ग्रेजुअली विल टर्न इनटू द ऑटोक्रेसी, राइट। अब आगे ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए फ्रेटर्निटी को बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार का नहीं है, ये एक पब्लिक व्यू पॉइंट की बात की जा रही है। दैट मीन्स हम यहाँ पे रिकॉल करने वाले हैं आर्टिकल 51A को। दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपको पता है ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर हम लेकर आए थे इन 1977, और हमने बात करी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फर्दर इसे अमेंड किया गया विद द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2010, और इट इवेडेड it expect by the article 51AE, which refers to the duty of every citizen to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India। वापस से सुनिए मैंने क्या बोला है, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India। तो ये हमारा काम क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात कर रहे हैं कि क्या करना है, हमें प्रमोट करना है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को लोगों के बीच में। इसीलिए आप देखिए सर अर्नेस्ट बार्कर, सर अर्नेस्ट बार्कर अगर आप देखेंगे तो ये क्या बोलेंगे कि प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है ना, एंड इट इज़ कुंजी है प्रियम्बल। याद रखिएगा सर अर्नेस्ट बार्कर, ये कई बार पूछा गया है कि किसने बोला है द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बोला है? तो ये आप याद रखिएगा, ये बोला है सर अर्नेस्ट बार्कर ने। तो अगेन लेट्स कम ऑन द टॉपिक अगेन। तो सर अर्नेस्ट बेकर ने भी अपने बहुत सारे कामों में बहुत प्रमोट किया है, बहुत खुल के तारीफ़ करी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जहाँ पे ना केवल लोगों में एक नॉर्मल भावना जगाई जा रही है, बल्कि लोगों के बीच, डेमोक्रेसी के बीच, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक कॉमन इमोशंस या एक फ्रेटर्निटी या कोऑपरेशन की भाषा को यहाँ पर लाया गया। मतलब हम कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। सी आई हैव टोल्ड यू दिस आर्टिकल इज अमेजिंग, यू नो। सो फर्टिनिटी की अगर हम बात करें तो ये ड्यूबियस वर्ड की तरह हमें नज़र आता है, विच मे बी यूज टू डिनोट बोथ इमोशंस एंड द प्रिंसिपल, बट इज परहैप्स जनरली यूज टू डिनोट इमोशंस रादर देन द principles of the emotions of loyalty to the state, the emotion of nationalism for the national society, they should be there. तो अगर आप फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा, हम इमोशंस और प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, नॉट अलोन इमोशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स। इमोशंस, लॉयल्टी की बात की जा रही है, स्टेट इमोशंस की बात करी जा रही है, नेशनलिज्म की बात की जा रही है, किसी कंट्रोल्ड इमोशंस की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। सो इस डिस्कशन से हमें एक चीज़ यहाँ पर समझ आती है कि आज की डेट में सिर्फ स्टेट या फिर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको प्रमोट करेंगे फ्रेटर्निटी को, बल्कि ये हमारी ड्यूटी भी है एज पर दी आर्टिकल 51AE। अ ड्यूटी नेशनली इज द शेप ऑफ अ पायस होप विदाउट गोइंग बियॉन्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड इन दिस आर्टिकल. So rather than doing like ignoring the fraternity word here, what we need to do, we have to promote fraternity also. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट यहाँ से देखने के लिए मिले होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.